नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी कहते हैं और रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या कहते हैं, हिंदी में ही लिख सकते हैं आप। तो जब अपन ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते हैं उसी में इसका एक पार्ट होता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो अपने सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन पहले इसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में इसमें सिलेबस में क्या डिफरेंस है। वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। और एक आप ये ध्यान रखें, जैसे पिछली बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो हुआ था उसमें एलपीपी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो वहां पे भी 6-7 क्वेश्चन का वेटेज रहता है इसके अंदर। तो एक आसान टॉपिक है और यहाँ से 6-7 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्या डिफरेंस है सिलेबस में, उसकी बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड में इसमें पूछा जाता है ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड और ड्युअलिटी पूछा जाता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और एक साथ में रहता है गेम थ्योरी। ये सारे टॉपिक रहते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। लेकिन सेकंड ग्रेड की अगर अपन बात करें तो सेकंड ग्रेड में जो आपका गेम थ्योरी है वो नहीं रहता है, बाकी दोनों का सिलेबस सेम रहता है। तो इन दोनों, आप सेकंड ग्रेड की बात करो चाहे फर्स्ट ग्रेड की, दोनों के लिए आप सेम सिलेबस है, केवल एक टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो उसमें गेम थ्योरी है वो एक्स्ट्रा है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, इस टॉपिक को अपन कवर करेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो गेम थ्योरी वाला टॉपिक है वो साथ में पढ़ा दिया जाएगा अलग से, और बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बाकी जो टॉपिक है वो सेम रहेगा इसमें। ठीक है, और एक ये चीज देखेंगे इसमें, और ये आपके कॉलेज लेक्चर की जो अभी एग्जाम है उसमें भी इसके टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इसमें यह है कि भाई आजकल जो इसमें क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसे मान लो कि असाइनमेंट प्रॉब्लम किसने दिया, ट्रांसपोर्टेशन किसने दिया, तो उनके वैज्ञानिकों के नाम भी पूछे जाते हैं। जब इनके मान लो अगर गेट में और नेट में भी ये सिलेबस में है, वहां पे क्वेश्चन जो आते हैं वहां न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे थियोरेटिकल क्वेश्चन कम बनते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, तो यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनते हैं। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई रेखिक प्रोग्रामन समस्या जो है, इस विधि, इसकी जो कार्य विधि है वो किसने दी थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या फिर कि जो रेखिक प्रोग्रामन समस्या है इसका क्या कार्य है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी सीट में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी आपको साथ में कवर करने हैं। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें लाइन टू लाइन आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है कि अपना कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो अपन कर लेते हैं, लेकिन थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन अगर अपन स्किप करके चले जाते हैं और वही एग्जाम में आते हैं तो वो अपन गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि अगर नहीं पढ़ा हुआ होता है तो उसमें सारे ऑप्शन सेम से लगते हैं, तो आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको लाइन टू लाइन इस तरीके से पढ़ें कि आपको सारी चीजें कवर होते हुए चले। तो सबसे पहले अपन बात करें कि भाई जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी या इसका क्या काम है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आप ये देखो, जनरली अगर कोई भी बंदा है, अगर वो नया कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके सामने काफी समस्याएं रहती हैं कि भी जहां भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप उस एरिया में जाते हैं, वहां आसपास पता करते हैं कि भी यहाँ पे ये बिजनेस है वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। आप अपना अनुमान लगाते हैं वहां जाके, या पहले से वो बिजनेस चल रहा है तो कैसा चल रहा है, अगर मैं वहां बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो भाई मेरे को एक्स्ट्रा क्या करना होगा, किस तरीके से वो सारी चीजें मैनेज होंगी कि मैं बिजनेस भी स्टार्ट कर पाऊँ और मैं प्रॉफिट में भी रहूं। क्योंकि सीधी सी बात है कि हर कोई बंदा, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया जाता है। तो अगर किस उसमें ऐसा क्या किया जाए कि हमें प्रॉफिट भी होता रहे साथ में, या फिर हम ये कहें कि भी अगर कोई भी बिजनेस अगर उसमें घाटा है, नुकसान है, तो उस नुकसान को कम करना वो भी एक प्रॉफिट में काउंट होता है। भाई एक तो हमें लाभ होना, फायदा होना, एक हमारा नुकसान कम होना। जैसे मान लो अगर किसी साल में आपको अगर 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, एक साल और आपने बिजनेस किया उसमें आपको 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इसका मतलब जो पहली साल थी उसके मुकाबले इस बार हमें 50 लाख का कम नुकसान हुआ है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट में काउंट होता है। तो दो टाइप की इसमें प्रॉब्लम होती है कि भाई सर या तो हमें प्रॉफिट होता रहे, या फिर जो हमारे पास जो नुकसान हो रहा है वो कम होता रहे, वो भी हमें प्रॉफिट में काउंट होता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो हमें सोल्व करनी पड़ती है। तो अब सर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगाई, और आपने मान लो कोई सीमेंट की फैक्ट्री या कोई पाइप की फैक्ट्री लगाई। तो अब आपको ये देखना है कि सर जहां जिस एरिया में आप फैक्ट्री लगा रहे हैं
तो उसमें वहां पे हमारे पास संसाधन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे संसाधन कम है और हमने वहां काम शुरू कर लिया। अगर अपन बाहर से उन संसाधनों को अगर मंगवाते हैं तो हो सकता है अपन को वो कॉस्टली पड़े, तो हो सकता है अपन को नुकसान हो जाए। इस टाइप की समस्या अपने माइंड में चलती रहती है। या फिर वहां पे सर जो मटेरियल यूज होता है वो वहां पे उपलब्ध है कि नहीं है, वर्कर्स है वो वहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वहां पे लाइट कितना रहता है, सारी चीजें अपन देख के फिर डिसाइड करते हैं कि सर वहां पे अपने पास मान लो अगर अपन को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो है कि नहीं है, सारी चीजें हमें देखनी होती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यही काम रहता है कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपना एक वास्तविक समस्या होती है, उस वास्तविक समस्या को ये गणितीय रूप में चेंज करता है और हमें उसका हल प्रदान करता है। ये इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हमारे पास काम रहता है। और रैखिक रूप से, यानी रैखिक रूप से मतलब जो चीजें जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से वो आपको इस तरीके से आपको हल निकाल के देता है कि भाई आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है, या अगर आप नुकसान में हैं तो नुकसान कम कैसे हो सकता है। ये काम एलपीपी का रहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का रहता है। ये हमारे सामने इस तरीके से समस्या रहती है तो उसका ये समाधान करता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये जो कार्य विधि है वो किसने दी थी। दूसरा ये हो सकता है कि भाई इसका काम क्या है, एलपीपी का काम क्या है, वो हमें देखना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो आप लिखेंगे इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हर जो भी चीज आपको लेनी है वो हमेशा जो अपने पास जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से अपन को काम में लेनी है। क्योंकि इसके लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मान लो अगर आपने कोई भी माल बनाना स्टार्ट किया और आपने उसका मटेरियल इतना इकट्ठा कर लिया कि उतनी आपको आवश्यकता ही नहीं थी, तो आप लॉस में चले जाएंगे। तो सारी चीजें मैनेज करें तो उसके लिए अपन को ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ बनता है कि ये जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है इसकी जो कार्य विधि है वो किसने दी थी। तो ये अमेरिका के दो वैज्ञानिक थे जो एयरफोर्स में काम करते थे। तो इन्होंने दोनों ने ये कार्य विधि दी थी जिनका नाम है, एक तो थे जॉर्ज बी डेंटजिंग और दूसरे थे मार्शल वुड। तो मार्शल वुड तो याद रह जाएगा क्योंकि पहले एक मार्शल गाड़ी आती थी, गाँव में खूब यूज होती थी, अगर आपको याद हो तो, और अभी भी कई जगह मिल जाएगी आपको। तो वैसे याद रख सकते हो कि सर एक तो मार्शल वुड थी, ठीक है, तो एक तो मार्शल वुड थे और दूसरे जो थे वो जॉर्ज बी और डेंटजिंग थे। जॉर्ज बी डेंटजिंग और दूसरे थे मार्शल वुड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई एलपीपी जो है इसकी जो कार्य विधि है वो किसने दी थी। पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका जो काम क्या है, यानी दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है और एग्जाम में पूछा हुआ है, आपकी सीट में क्वेश्चन मिल जाएगा कि एलपीपी का क्या कार्य है। मैं एज ए क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां से पूछ सकता है आपसे कि एलपीपी का क्या कार्य है। अब अगर ये आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो फिर आपको वही है, जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सारे ऑप्शन सेम ही है, सिमिलर से लगते हैं। तो यहाँ पे एलपीपी का क्या कार्य है, ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है सबको। तो इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते जाएंगे उन्हें भी हमें देखना है कि भाई क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, ताकि आप 6 क्वेश्चन जैसे आए थे तो 6 के 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसमें भी हमने देखा कि भी सर एलपीपी का क्या कार्य रहता है कि अगर हमारे पास कोई वास्तविक समस्या होती है उसको वो गणितीय रूप में बदलकर और हमें हल प्रदान करता है, यानी डिसीजन मेकिंग का काम करता है। अगर आप यूं देखें, किसका काम करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है, यानी निर्णय के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, निर्णय के रूप में काम करता है। तो इसमें ये इस टाइप के 4 ऑप्शन बनाए हुए थे, तो जिसमें आपको ऑप्शन टिक करना था। डिसीजन मेकिंग के रूप में काम करता है, निर्णय के रूप में काम करता है, यानी हमें इस टाइप का कौन सा निर्णय लेना चाहिए वो हमें बताता है। ये हमारा इसमें एलपीपी का काम रहता है। तो आप फर्स्ट इसमें इसका आंसर लिख सकते हैं। तो लिखें इसमें, तो लिखें इसमें किसी वास्तविक समस्या को, इसका आंसर लिख सकते हैं इसमें, किसी वास्तविक समस्या को, किसी वास्तविक समस्या को, किसी वास्तविक समस्या को गणितीय रूप में, किसी वास्तविक समस्या को गणितीय रूप में बदलकर, गणितीय रूप में व्यक्त कर उसे हल करके
गणितीय रूप में व्यक्त कर, गणितीय रूप में व्यक्त कर उसे हल करके, उसे हल करके लिखें इसमें, यानी किसी वास्तविक समस्या को गणितीय रूप में व्यक्त करके, गणितीय रूप में व्यक्त कर उसे हल करके निर्णयन के रूप में या निर्णयन में सहायक होती है, ऐसे लिख सकते हैं आप, निर्णयन में सहायक होती है, हल करके निर्णयन में सहायक होती है, ये याद रखना है, निर्णयन में सहायक होती है, निर्णयन में सहायक होती है, निर्णयन में सहायक होती है। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे, इसे नया काम अगर शुरू करते हैं तो उसमें हमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो हमें हेल्प करता है नया बिजनेस स्टार्ट करने में, कि हमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हमें ये डिसाइड करके देता है। और हर चीज़ लीनियर, लीनियर यानी कि संतुलन रूप में, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ अनावश्यक रूप से ज़्यादा मंगवा ली, ये नहीं रहता, तभी इसको रेखिक यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। ठीक है, तो हर चीज इसमें संतुलन रहेगी, रेखिक रूप से रहती है सारी चीजें, जितनी आवश्यकता होती है उतनी चीजें आपसे मंगवाई जाती हैं। तो एक बिजनेस को आप साथ में जोड़ के इस चीजों को थोड़ा समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसका क्या होगा डेफिनेशन, सर इसका काम क्या रहता है, किसी वास्तविक समस्या को गणितीय रूप में व्यक्त कर उसे हल करके निर्णय में सहायक होता है। इसमें निर्णय में सहायक होगी, और निर्णय का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। तो अगर हिंदी में याद नहीं रहे तो आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं, इसको बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। क्या बोला जाता है, डिसीजन मेकिंग बोला जाता है। तो ये भी लिख लेंगे इसमें, क्योंकि ऑप्शन जो लिखा हुआ था उसमें क्वेश्चन में, उसमें डिसीजन मेकिंग भी था या निर्णय के रूप में था, दोनों ऑप्शन लिखे हुए थे। तो आप लिख लेंगे इसमें डिसीजन मेकिंग। क्या लिख लेंगे, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। तो ये याद रख सकते हैं आप, निर्णय का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग के रूप में काम करता है। तो ये याद रख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है, निर्णय के रूप में सहायक होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि सर ये जो कार्य विधि है वो किसने दी थी। तो सर एक तो मार्शल वुड थे, और एक जो अपने पास जॉर्ज, यानी दूसरे कौन से थे, जॉर्ज और डेंजिंग, और जॉर्ज बी डेंजिंग थे, और दूसरे थे मार्शल वुड। तो ये नाम आप याद रखेंगे, और इसका काम क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग का काम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। वरना वही बात है कि वहां ऑप्शन सारे सेम से लगते हैं और सारे ऑप्शन है वो सही से लगते हैं। तो ये दो चीजें हैं सबसे पहले इसमें जो आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरी अपन बात करते हैं इसमें कि एलपीपी का जो गणितीय रूप है वो क्या रहता है, गणितीय स्वरूप क्या रहता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो जब आप एलपीपी का गणितीय स्वरूप रखते हैं तो उसमें एलपीपी के कौन कौन से घटक काम में आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे इसमें एक तो उद्देश्य फलन काम आता है, एक प्रतिबंध काम आता है, उद्देश्य फलन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और प्रतिबंध मतलब होता है कंस्टेंट काम आते हैं, और तीसरा होता है इसमें ऋणेतर प्रतिबंध यानी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी ऋणेतर प्रतिबंध। ये तीनों चीजें हैं, वो तीनों एलपीपी के घटक होते हैं जो इसका गणितीय स्वरूप जो अपन लिखते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। तो पहले इसका गणितीय स्वरूप लिखते हैं अपन एलपीपी का, और फिर ये जो तीनों घटक मैंने बताए इनके बारे में लिखते हैं कि ये क्या होते हैं। इसको अपन नेक्स्ट इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एलपीपी का गणितीय स्वरूप, हेडिंग डालें एलपीपी का गणितीय स्वरूप। तो नेक्स्ट लिखें इसमें एलपीपी का गणितीय स्वरूप, एलपीपी का गणितीय स्वरूप, एलपीपी का गणितीय स्वरूप। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो लिखना है इसमें। एलपीपी का जो मैथमेटिकल मॉडल है वो क्या रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा इसमें उद्देश्य फलन आता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो वो हमेशा दो टाइप में हो सकता है, ये तो मैक्सिमाइज का होगा या मिनिमाइज का। मैक्सिमाइज का मैंने बताया आपको कि भाई या तो प्रॉफिट होगा या फिर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम करेगा। इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों का रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसलिए ध्यान रखेंगे अधिकतमीकरण
और न्यूनतमीकरण दोनों रहता है इसमें। तो यानी सर मैक्सिमम जेड हो सकता है या फिर मिनिमम जेड हो सकता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो दो टाइप में रहता है, और इसको अपन लिखते हैं c1x1 प्लस c2x2 और प्लस डॉट डॉट cn(xn). ये इसका रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन या उद्देश्य फलन जिसे कहते हैं। तो ये साथ में आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन। क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन, या फिर अपन इंग्लिश में अगर लिखें तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो गणितीय स्वरूप लिखते हैं अपन, उसमें सबसे पहले आता है उद्देश्य फलन। तो जो उद्देश्य फलन है वो मैक्सिमम का भी हो सकता है, मिनिमम का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैंने आपको समझा दिया कि आप प्रॉफिट की बात करें या नुकसान कम करने की बात करें, दोनों टाइप का इसमें उद्देश्य फलन हो सकता है। फिर अपन बात करते हैं कि सर यहाँ पे इसके जो कंस्टेंट हैं या जिसे अपन कहें प्रतिबंध है वो किस टाइप से होते हैं इसमें। सर a11 x1 प्लस a12 x2 एंड सो ऑन प्लस a1n x1, ये हो जाएगा, सॉरी xn। तो ये फर्स्ट प्रतिबंध हो जाएगा। और सर यहाँ से a21 x1 प्लस a22 और ये x2 एंड प्लस सो ऑन a2n xn हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर मान लो m प्रतिबंध की बात करें तो यहाँ से am1 x1 प्लस am2 x2 एंड सो ऑन यहाँ से amn और यहाँ xn। तो यहाँ से मैंने ये कितने प्रतिबंध बनाए, m प्रतिबंध बना दिए, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखेंगे तो ये अपने यहाँ पे लेस देन इक्वल हो सकता है, यानी असमीकाई भी हो सकती है, या फिर अपन कहें कि इसमें समीकरण भी हो सकती है। तो लेस देन इक्वल या इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी इन प्रतिबंधों में इन तीनों में से कोई भी एक साइन आ सकता है। लेस देन इक्वल का आ सकता है, इक्वल टू का आ सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का आ सकता है। तो ये इस टाइप से इसमें साइन रहता है, इनमें से कोई भी एक साइन आ सकता है जो भी प्रतिबंध आएंगे। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन इक्वल, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ से b1 और ये b2 और डॉट डॉट ये अपने पास bm आ जाएगा। तो सर यहाँ से इनको बोला जाता है प्रतिबंध। क्या बोला जाता है, प्रतिबंध। तो ये लिख लेंगे साथ में, इनको बोलते हैं प्रतिबंध, या अपन इंग्लिश में कहें तो कंस्टेंट बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं, कंस्टेंट। कंस्टेंट दोनों लिख लेंगे, प्रतिबंध बोलते हैं या फिर कंस्ट्रेंट बोलते हैं, दोनों लिख लेंगे। इसमें या तो प्रतिबंध कहा जाता है या सर इसमें कंस्ट्रेंट कहा जाता है, दोनों चीजें लिख लेंगे। अब एक इसमें मैंने आपको बताया था, एक तो सॉरी ऋणेतर प्रतिबंध भी होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि सर ये जो भी आपने वेरिएबल लिए x1 x2 xn, ये हमेशा क्या रहते हैं, x1 x2 एंड डॉट डॉट xn, ये सारे रहते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या रहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको बोला जाता है ऋणेतर प्रतिबंध। क्या बोला जाता है, ऋणेतर प्रतिबंध, इसको बोलते हैं ऋणेतर प्रतिबंध। तो ये तीन चीजें, इसमें तीन घटक हैं जो काम आते हैं, इन तीनों के बारे में हमें जानना है। ऋणेतर प्रतिबंध कहते हैं, इसका मतलब है कि सर ये जो वेरिएबल है एलपीपी में, जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो सारे या तो पॉजिटिव होंगे या सर जीरो हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते, ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो आप ये ध्यान रखें कि सर जब भी अपन एलपीपी का मैथमेटिकल गणितीय रूप लिखते हैं, स्वरूप लिखते हैं, उसमें हमारे पास एलपीपी के तीन घटक यूज होते हैं। पहला होता है सर उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा सर प्रतिबंध, और तीसरा ऋणेतर प्रतिबंध। तीन घटक यूज होते हैं। तो उद्देश्य फलन का क्या मतलब होता है और सर प्रतिबंध का क्या मतलब होता है, और अपने पास जो ऋणेतर प्रतिबंध है इसका क्या मतलब होता है। तो अब आप खुद देखें कि सर ऋणेतर प्रतिबंध का मतलब सीधा दिख रहा है हमें कि जो भी आपके पास वेरिएबल होंगे, अब वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आप जब फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको मटेरियल भी लेना होगा, तो वो मान लो x1 है, आपको उसमें बिजली की जरूरत पड़ेगी, मान लो x2 है, आपको उसमें वर्कर की जरूरत पड़ेगी, x3 है। इस तरीके से इनको सबको x1 x2 xn नाम दिया गया है। अब आपको ये भी पता है कि सर जो भी अपने पास मान लो इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, अपने n वेरिएबल माने, तो x1 x2 xn जितने भी वेरिएबल है, अगर ये पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव और जीरो हो सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ऋणेतर प्रतिबंध। तो ऋणेतर प्रतिबंध का मतलब क्या है कि सर जो भी चर यूज हो रहे हैं एलपीपी में, वो या तो क्या होंगे, धनात्मक होंगे या सर जीरो हो सकते हैं।
लेकिन वो ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसे बोलते हैं ऋणेतर प्रतिबंध। ये मैं लिखवा दूंगा अभी आपको तीनों। फिर अपने पास है कि सर प्रतिबंध क्या होता है, तो प्रतिबंध होता है कि सर अपने पास जो वेरिएबल्स है x1 x2 xn वेरिएबल है, तो n वेरिएबल माने अपन ने, और इन n वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपने m युगपत समीकरण बोले या असमीकाएं बोल सकते हैं, इसको युगपत समीकरण या असमीकाएं बोल सकते हैं, ये बनाते हैं, इनको बोलते हैं प्रतिबंध। यानी सर n वेरिएबल है, और देखो यहाँ पे मैंने m और n है वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने अपने पास वेरिएबल हैं उतनी अपने यहाँ पे प्रतिबंध रहे, प्रतिबंध कितने भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने एक को तो n से यूज किया है, एक को हमने m से माना है, देख लो m प्रतिबंध माने। बात समझ में आ रही है? तो यानी सर जो ये n वेरिएबल हैं इनके रेस्पेक्ट में हम क्या बनाते हैं, m रेखिक, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हमेशा जो अपने पास प्रॉब्लम है वो क्या है, रेखिक यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इसका मतलब सर ये जितने भी प्रतिबंध होंगे वो हमेशा लीनियर में होंगे, रेखिक रूप में होंगे। यानी ये जितने भी वेरिएबल हैं ये सारे एक घात में होंगे, या दो या तीन इन घात में नहीं हो सकते, वरना वो क्या नहीं रहेंगे, रेखिक रूप में नहीं रहेंगे। तो जो हमारे पास समस्या है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसके नाम में लिखा हुआ है रेखिक। इसका मतलब सर जितने भी प्रतिबंध होंगे सारे क्या होंगे, रेखिक रूप में होंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। और यहाँ से अपन युगपत समीकरण बोले, या सर इनको असमीकाएं भी बोल सकते हैं, लेस देन इक्वल का या ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाए तो इन्हें अपन प्रतिबंध कहते हैं। फिर होता है सर उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन है वो हमेशा क्या रहेगा, सर उद्देश्य फलन है वो हमेशा रेखिक रूप में रहेगा। पहली बात तो देख लो आप, उद्देश्य फलन में जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं x1 x2 xn, ये सारे क्या है, एक घात में है, यानी लीनियर में है, रेखिक रूप में है। तो सर उद्देश्य फलन हो चाहे प्रतिबंध हो हमेशा रेखिक रूप में रहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उद्देश्य फलन क्या होगा, तो उद्देश्य फलन क्या होता है कि भाई वही बात है, मैंने कहा भी आपको कि अपने पास अगर मान लो अपन ने कोई फैक्ट्री लगाई है, तो उसमें अपना उद्देश्य क्या है, एक तो प्रॉफिट कमाना है, एक हमारा सर कि अगर हमें कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को कम करते हुए जाना है। तो दोनों ही उद्देश्य फलन है। तो जो अपने पास उद्देश्य फलन है उसमें से कौन सा उद्देश्य फलन है उसके जो अनुरूप है वो हमें काम करना है। तो इनका आप डेफिनेशन लिख लेंगे और रेखिक रूप से रहेंगे, ये भी ध्यान रखना है कि सर जो भी उद्देश्य फलन होगा, प्रतिबंध होगा, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, रेखिक रूप में रहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें जो तीनों घटक अपने काम आए, वैसे तो मैंने बता दिए लेकिन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो ये तीनों घटक के बारे में आप लिख सकते हो, लिख लो यहाँ पे। तो नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, उद्देश्य फलन क्या होता है। उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन दो टाइप का हो सकता है, मैंने बता दिया था आपको, मैक्सिमाइज का भी हो सकता है और सर मिनिमाइज का भी हो सकता है। तो ये लिख लेंगे उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, चरों के मध्य रेखिक संबंध, चरों के मध्य, चरों के मध्य रेखिक संबंध। तो रेखिक संबंध का मतलब जानते हो, रेखिक संबंध यानी कि सर आप जो भी मटेरियल यूज ले रहे हैं, या आप बिजली काम में ले रहे हैं, या जो भी चीजें काम आ रही है उनको तो आपने चर माना है, तो उनमें हमेशा क्या होना चाहिए, वो रेखिक रूप में, यानी उनमें रेखिक संबंध होने का मतलब क्या है कि सर जितनी हमें आवश्यकता है उतनी सारी चीजें मंगवानी है। ये नहीं कि कोई भी सामान है वो एक्स्ट्रा मंगवा के रख दिया और अपने काम ही नहीं आ रहा है। तो यही बोलना जा रहा है कि उद्देश्य फलन का मतलब क्या है कि सर ये जो चर हैं, चरों के मध्य रेखिक संबंध होना चाहिए, यानी जो चीज जितनी आवश्यकता है उतनी ही मंगवानी है। ऐसे इसको अपन रेखिक संबंध बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें, सर चरों के मध्य रेखिक संबंध जो समस्या के उद्देश्य या लक्ष्य को व्यक्त करता है। रेखिक संबंध, रेखिक संबंध जो, यानी चरों के मध्य रेखिक संबंध जो समस्या के उद्देश्य को व्यक्त करता है, जो समस्या के, जो समस्या के उद्देश्य भी बोल सकते हैं या फिर इसको लक्ष्य भी बोल सकते हैं, यानी समस्या के उद्देश्य या लक्ष्य को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है। ये मैंने वैसे समझा दिया आपको उद्देश्य फलन,
यानी सर या तो मैक्सिमाइज का हो सकता है या मिनिमाइज का हो सकता है। तो चरों के मध्य रैखिक संबंध जो समस्या के उद्देश्य या लक्ष्य को व्यक्त करता है। समस्या का जो उद्देश्य लक्ष्य का मतलब समझ रहे हैं आप कि सर या तो क्या उद्देश्य होगा अपना कि भाई अपन प्रॉफिट कमाएं, या सर अपन जो नुकसान हुआ है उसको कम करें, ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो या तो मैक्सिमाइज का रहेगा या सर मिनिमाइज का रहता है। ठीक है। और दूसरा मैंने बोला था प्रतिबंध क्या होता है। तो प्रतिबंध वैसे मैं लिखवा चुका हूं, आपको लिखना चाहो तो लिख लो प्रतिबंध। तो प्रतिबंध हमने देखा था कि सर माना x1 x2 xn चर है इसमें, तो आप लिख सकते हैं माना x1 x2 xn, ये क्या है एलपीपी में चर मान लिए अपन ने, क्या है चर है। और साथ में m क्या है सर, m रेखिक, m क्या अपने रेखिक युगपत समीकरण या फिर अपन कहें असमीकाएं, तो यही प्रतिबंध बन जाते हैं। तो लिखें x1 x2 xn चर हैं, x1 x2 xn चर हैं तथा m रेखिक, तथा m रेखिक युगपत, m रेखिक युगपत समीकरणे या फिर इसमें अपन कह सकते हैं असमीकाएं, ये क्या बन जाते हैं प्रतिबंध बन जाते हैं असमीकाएं। तो ये मैंने बता दिया था, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, असमीकाएं, असमीकाएं। ठीक है। तो ये बन जाते हैं प्रतिबंध अपने पास। तो वही है सर x1 x2 xn चर होंगे और उसमें अपने m क्या बना लिए प्रतिबंध बना लिए, और वो हमेशा क्या होंगे रेखिक रूप में होंगे, क्या होंगे रेखिक रूप में होंगे। तो ये मैंने क्यों बोला इसमें इनइक्वलिटी क्यों बोला, इनइक्वलिटी का मतलब होता है सर वहां लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, या फिर अपन कहें साइमल्टेनियस जो इक्वेशंस है वो हो सकती है, ये हम जानते हैं। इसमें या तो इनइक्वलिटी होंगी या सर साइमल्टेनियसली इक्वेशन है वो हो जाएंगी। तो इसमें m और n बराबर हो जरूरी नहीं है, इसलिए हमने चर n ले लिए और सर प्रतिबंधों को अपन ने m ले लिया। ठीक है। और फिर लास्ट में इसमें बनता है ऋणेतर प्रतिबंध। उसमें मैंने कहा था कि जो भी चर होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, या तो धनात्मक रहेंगे या फिर सर शून्य हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं तीसरा जो घटक था ऋणेतर प्रतिबंध, तीसरा घटक था ऋणेतर प्रतिबंध, ऋणेतर प्रतिबंध, इसको लिख लेंगे आप ऋणेतर प्रतिबंध, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। और प्रतिबंध को कहते हैं अपन कंस्ट्रेंट, और उद्देश्य फलन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें जो भी चर है वो क्या रहेंगे, यानी सभी चर धनात्मक या शून्य हो सकते हैं, सभी चर धनात्मक या शून्य होंगे, धनात्मक या शून्य ही होंगे, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकते। कुल मिला के बात ये शून्य ही हो सकते हैं, धनात्मक या शून्य ही हो सकते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकते। ऐसे लिख लेंगे, लिखना चाहे तो ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो पहला काम तो यही है अपना, ऋणात्मक नहीं हो सकते, ऋणात्मक नहीं हो सकते, ऋणात्मक नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एलपीपी में सबसे पहले कि भाई एलपीपी जो है वो किस, इसकी कार्य विधि है वो किसने दी थी, तो सर एक तो जो मार्शल वुड थे और दूसरे थे अपने पास जॉर्ज बी, और इसमें क्या थे, नाम देख लो भाई, नाम याद हो जाना चाहिए, खतरनाक सा नाम रहता है इनका, जॉर्ज बी डेंटजिंग। तो बार बार में रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। जॉर्ज बी डेंटजिंग थे और एक मार्शल वुड थे। और दूसरा क्वेश्चन था कि सर एलपीपी का कार्य क्या है, सर डिसीजन मेकिंग का कार्य है, यानी जो वास्तविक समस्या उसको गणितीय रूप में व्यक्त करके उसे हल करके निर्णय में सहायता करता है, यानी निर्णय लेने या डिसीजन मेकिंग में काम करता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, उसमें सहायता करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मार्शल वुड तो याद रह जाएगा, इसको थोड़ा सा देख लेना, जॉर्ज बी डेंटजिंग। ठीक है। और इसमें आगे देखें तो फिर अपने पास सर वही इसका गणितीय स्वरूप है, तो उसमें इसके तीन घटक काम में आते हैं, एक तो उद्देश्य फलन, एक प्रतिबंध और एक ऋणेतर प्रतिबंध।
ये तीनों क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको, इनके ये वही चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, संक्षिप्त रूप क्या होता है, वो भी लिख सकते हो आप। तो आप नेक्स्ट हेडिंग इसमें डाल सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखें इसमें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कि जो एलपीपी है उसका संक्षिप्त रूप क्या होगा। तो एलपीपी का शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो लिख लेंगे आप शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप। तो इसमें आपने देखा कि सर यहाँ पे अपना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो या तो वो मैक्सिमाइज यानी कि अधिकतमीकरण का होगा या न्यूनतमीकरण का होगा। तो यहाँ पे अधिकतमीकरण यानी मैक्सिमम जेड, या फिर हो सकता है सर मिनिमम जेड हो सकता है, या फिर मिनिमम जेड हो सकता है। और इसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल सी और यहाँ एक्स, और सर यहाँ पे सच दैट इसको अपन लिख लें मैट्रिक्स ए इंटू एक्स, और यहाँ साइन अपना लेस देन इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, और यहाँ मैंने बी नाम दे दिया। और यहाँ पे जितने भी x हैं वो सारे क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेंगे। तो ये इसका संक्षिप्त रूप होता है एलपीपी का। अब आप खुद देखो यहाँ से b का मतलब क्या है, जैसे c का मतलब क्या है, तो c को सर हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो C1 C2 और यहाँ पे Cn, ये हमारे पास क्या हो गया 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। और x को मैं ऐसे डिफाइन कर दूं, यहाँ पे सर x को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं x1 x2 और अपने पास xn, ये वेरिएबल है। तो जब आप cx करेंगे तो ये हमारे पास 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और सर ये हमारे पास n क्रॉस 1 की। तो जब आप cx करेंगे तो सर 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी इसको इससे गुणा करना है। तो c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस cn xn, तो इसी रूप में आ जाएगा सर ये। तो इसका मतलब ये इसका संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है, क्योंकि वापस अगर सी ये रहता है एक्स ये रहता है तो सी एक्स करेंगे तो वही आ जाएगा उद्देश्य फलन। और फिर अपन यहाँ बात करें बी, बी का मतलब क्या है सर, बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं b1 b2, और ये अपने पास आ जाएगा bm, b1 b2 bm आ जाएगा। और ए जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन जाएगी, और उस पर आप इस x को ऑपरेट करेंगे तो सर हमारे जो m प्रतिबंध है वो आ जाएंगे। देख लो आप, अगर मैं उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दूं, देखना यहाँ से a11 a12 और यहाँ a1n इस फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और a21 a22 और ये हो जाए मान लो a2n, और ये हमारे पास हो जाए am1, और ये हमारे पास हो जाए am2, और ये हो जाए amn। तो सर ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी, और इस पे हमने x ऑपरेट किया x1 x2 और यहाँ पे हमारे पास xn। तो देख लो अब आप इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो फर्स्ट प्रतिबंध आ जाएगा, सेकंड रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे सेकंड प्रतिबंध आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स होगी m क्रॉस n की, और ये हमारे पास x हो गया जो अपने पास n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसको वापस अगर उसी फॉर्म में लाना है तो इस तरीके से इनके मान रख के वापस अपन उस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ये हमारा तीसरा काम था इसमें कि भाई इसका गणितीय स्वरूप कैसे लिखा जाता है, उसमें हमारे क्या क्या काम आते हैं, उद्देश्य फलन काम आता है, दूसरा प्रतिबंध काम आते हैं, तीसरा ऋणेतर प्रतिबंध। ये तीन चीजें यूज होती हैं, तीनों का मतलब क्या होता है वो मैंने बताया। अब अगर आगे अपन देखें तो सर गणितीय स्वरूप आ गया अपने पास एलपीपी का। अब एलपीपी का हल क्या होता है, आगे अपन बात करेंगे कि भी एलपीपी का हल क्या होता है। तो सर एलपीपी का जो हल है, और एक इसमें सुसंगत हल क्या होता है, और एक आता है इसमें इष्टतम हल क्या होता है, यानी सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी और फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, और अपन कहें कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। इष्टतम हल मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन यानी सुसंगत हल, और एक होता है हल। ये तीनों में आपसे, तीनों टाइप में आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि एलपीपी का हल क्या होता है, उसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना इसमें हर एक छोटी छोटी चीजें हैं उनको आपको सीखना है, ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और आपने ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आपको लाइन टू लाइन एक एक चीज को पढ़ना है और याद भी करना है। जैसे मैंने कहा कि भाई इस कार्य विधि किसने दिया, तो इसको आपको याद रखना है, और फिर इसका जो अपने पास कार्य क्या होता है वो ध्यान रखना है, इसका गणितीय स्वरूप क्या होता है वो हमें ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कि सर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं।
और इसके बाद अपन ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे जहां से इक्वेशन 100% आता ही आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखे हैं अब एलपीपी का हल। नेक्स्ट हेडिंग डालें इसमें एलपीपी का हल। एलपीपी का हल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी का हल यानी सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। तो आप लिख सकते हैं इसमें x1 x2 xn लिखें इसमें x1 x2 xn x1 x2 xn के वो मान जो x1 x2 xn के वो मान जो एलपीपी के सभी प्रतिबंधों को x1 x2 xn के वो मान जो एलपीपी के सभी प्रतिबंधों को जो एलपीपी के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करें, यानी x1 x2 xn के वो मान जो एलपीपी के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे तो x1 x2 xn यानी x1 x2 xn एलपीपी का हल कहलाता है। एलपीपी का हल कहलाता है। एलपीपी का हल कहलाता है, ये बात लिख लेंगे आप साथ में, एलपीपी का हल कहलाता है। यानी x1 x2 xn के वो मान जो एलपीपी के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करें तो x1 x2 xn ये एलपीपी का क्या बन जाता है, हल बन जाता है। यानी हमारे पास इसमें क्या ध्यान रखना है कि सर एलपीपी का हल जो है वो उन जितने भी उसके प्रतिबंध हैं उनको संतुष्ट करना चाहिए, तो वो हल एलपीपी का हल बन जाता है। ठीक है, अब आता है इसमें सुसंगत हल क्या होता है, यानी फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो आपको पता है कि सर वो हल जो प्रतिबंधों के साथ साथ ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट कर दे। देखो इधर ध्यान दो, मैंने जब यहाँ पे एलपीपी का मैथमेटिकल रूप लिखा था आपके सामने, देखो इधर समझें आप सभी कि सर यहाँ पे ये प्रतिबंध है, तो अगर x1 x2 xn के वो मान जो इन सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं तो सर वो इसका हल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो फिजिबल हल नहीं होगा, उसका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी सुसंगत हल नहीं होगा। तो अगर उस हल को आपको सुसंगत हल बनाना है तो सर वो प्रतिबंधों को तो संतुष्ट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में ये जो आपने ऋणेतर प्रतिबंध लिया है इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। तो वो हल है वो क्या बन जाता है, सुसंगत हल बन जाता है। यानी सर हल में तो x1 x2 xn के मान नेगेटिव भी हो सकते थे, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आई थी वहां, लेकिन सर यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है सुसंगत हल में कि ये जो x1 x2 xn के मान है ये ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव रहे, धनात्मक रहे या फिर जीरो हो सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई हल है एलपीपी का जिसमें मान लो कोई भी वेरिएबल या चर अगर ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब सर वो हल उसका फिजिबल हल नहीं बन सकता, यानी इसका आप ये कहें कि सुसंगत हल नहीं बन सकता। तो ये दोनों में फर्क होता है। फिर सर इसका मतलब इष्टतम हल क्या होता है, फिर इष्टतम हल क्या होता है, देखो इधर कि सर वो फिजिबल सॉल्यूशन यानी सुसंगत हल जो उद्देश्य फलन को मैक्सिमाइज का है तो मैक्सिमाइज कर दे और मिनिमाइज का है तो मिनिमाइज कर दे, यानी उद्देश्य फलन के अनुरूप होना चाहिए, यानी मैक्सिमाइज का है तो मैक्सिमाइज। इसका मतलब सर जो भी इष्टतम हल बनेगा वो सुसंगत हल में से बनता है, यानी सुसंगत हर सुसंगत हल है वो क्या नहीं हो सकता, यानी सर इष्टतम हल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा सुसंगत हल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान लो अगर मैक्सिमाइज का है तो उस पे वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, मिनिमाइज का है तो सर उस पे पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, उस हल पे मिनिमाइज हो जाना चाहिए, तो वो उसका क्या बन जाता है, उसका इष्टतम हल बन जाता है, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाता है। तो हल होता है वो सर प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, अगर वो फिजिबल सॉल्यूशन बनना चाहता है तो सर साथ में ऋणेतर को सेटिस्फाई करेगा, और अगर सर वो इष्टतम हल बनना चाहता है तो सर ये जो उद्देश्य फलन है अगर मैक्सिमाइज गया तो वो मैक्सिमाइज, क्योंकि देखो सुसंगत हल में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, उद्देश्य फलन कहीं काम नहीं आ रहा है उसमें, लेकिन इष्टतम हल में उद्देश्य फलन का रोल रहता है कि सर जो फिजिबल हल है, फिजिबल सॉल्यूशन है, उनको अपन इसमें रख के चेक करते हैं। अब किन को रखते हैं नहीं रखते हैं वो बाद की बातें हैं, लेकिन रखते तो फिजिबल हल ही है, तो सर फिजिबल सॉल्यूशन को इसमें रख के देखते हैं कि भाई जो फिजिबल सॉल्यूशन आपने रखा है
उस पे ये मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज, जो भी आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा होगा, या तो मैक्सिमम का दे रखा होगा या मिनिमम का। अगर वो मैक्सिमम हो रहा है इसका मतलब इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन मिनिमम का दिया हुआ है तो उस पॉइंट पे उस फिजिबल सॉल्यूशन से वो मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब वहां से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि वो इष्टतम हल बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये होता है। तो आपको अगर ये मैथमेटिकल मॉडल याद है तो सर यहाँ से अपन इसको संतुष्ट करता है वो हल हो जाएगा। साथ में ऋणेतर आ जाए सर वो उसका क्या हो जाएगा, सुसंगत हल हो जाएगा। अगर उद्देश्य फलन भी साथ आ जाए तो सर वो इष्टतम हल हो जाएगा। ऐसे अपन को ध्यान रखना है इसको। बात समझ में आ गई सबको? तो इसमें आप डेफिनेशन लिख ली होगी सबने, तो आगे नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो। तो प्रतिबंध सॉरी यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख ली एलपीपी का हल। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालें सुसंगत हल। नेक्स्ट हेडिंग डालें फिजिबल सॉल्यूशन यानी सुसंगत हल। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो फिजिबल सॉल्यूशन या सुसंगत हल। सुसंगत हल जिसको अपन क्या कह सकते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो दोनों नाम रख सकते हैं इसमें, फिजिबल सॉल्यूशन या सुसंगत हल। लिख लेंगे सभी, फिजिबल सॉल्यूशन या सुसंगत हल। ठीक है, लिखिए इसमें सुसंगत हल यानी फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन, सुसंगत हल या फिजिबल सॉल्यूशन। तो लिखिए इसमें डेफिनेशन लिखें, लिखिए वह हल सुसंगत हल कहलाता है, यानी ऐसे लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख लो, यानी एलपीपी का वह हल सुसंगत हल कहलाता है यानी एलपीपी का वह हल सुसंगत हल कहलाता है जो एलपीपी के सभी प्रतिबंधों के साथ साथ ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करे, ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करे। ये लिख लेंगे आप, यानी जो अपने पास एलपीपी के सभी प्रतिबंधों के साथ साथ ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करे, वो एलपीपी का हल क्या बन जाता है, सुसंगत हल बन जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन ऐड कर लेंगे। ये डेफिनेशन होती है सुसंगत हल की, लिख लेंगे सभी इसको, सुसंगत हल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं इष्टतम हल या अपन कहें ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे इसमें इष्टतम हल या अपन कहें ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये लिखेंगे। क्योंकि आपने देखा अभी इसमें जैसे अपन ने देखा फिजिबल सॉल्यूशन, तो फिजिबल सॉल्यूशन में क्या होगा कि यानी कि जो भी सॉल्यूशन है वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी जितने भी ऑल कंस्ट्रेंट है उनको सेटिस्फाई करे, और साथ में सर जो आपने लिया है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी वो किन किन को सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को भी, और साथ में किन को सेटिस्फाई करे कि सर जितने भी ऑल कंस्ट्रेंट है उनको सेटिस्फाई करे। ठीक है, यानी जो भी आपके पास यानी एनी सॉल्यूशन विद सेटिस्फाइंग यानी ऑल कंस्ट्रेंट एंड जो अपने पास नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं दोनों को सेटिस्फाई करें, वो क्या बन जाता है, यानी फिजिबल सॉल्यूशन बन जाता है। और सॉल्यूशन क्या था, यानी जो भी वैल्यू x1 x2 xn की वो अगर किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑल कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वही अपने पास क्या बन जाता है, उसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो सारी चीजें अपन देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, इसमें लिखें इष्टतम हल। इष्टतम हल क्या होता है कि सर वो सुसंगत हल, यानी इष्टतम हल कौन सा बनेगा, सुसंगत हल तो होना चाहिए, लेकिन सर वो जो अपने जो उद्देश्य फलन लिया है उसको संतुष्ट करने का मतलब है कि या तो मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज करें, यानी जो भी आपकी समस्या है उसके अनुरूप,
अगर मैक्सिमाइज की है तो मैक्सिमाइज कर देगा, अगर मिनिमाइज की है तो सर मिनिमाइज कर देगा, तो वो बन जाता है फिर इष्टतम हल बन जाता है। क्या बन जाता है? इष्टतम हल बन जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे इष्टतम हल और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखें इसमें, वह सुसंगत हल इष्टतम हल कहलाता है, वह सुसंगत हल इष्टतम हल कहलाता है, वह सुसंगत हल इष्टतम हल कहलाता है जिसके लिए उद्देश्य फलन, इष्टतम हल कहलाता है जिसके लिए उद्देश्य फलन, जिसके लिए उद्देश्य फलन, जिसके लिए उद्देश्य फलन लिख लेंगे इसमें, जिसके लिए उद्देश्य फलन का मान, उद्देश्य फलन का मान समस्या के अनुरूप, समस्या के अनुरूप, समस्या के अनुरूप अधिकतम या न्यूनतम, अधिकतम या न्यूनतम हो, अधिकतम या न्यूनतम हो, यही बात है, अधिकतम या न्यूनतम हो, अधिकतम या न्यूनतम हो, ये लिख लेंगे आप लोग। यानी सर इसका मतलब सर जो अपने पास एलपीपी का हल होता है तो वो सुसंगत हल होना जरूरी नहीं है। कब होगा? जब वो साथ में ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करे। अब सर हर सुसंगत हल है वो इष्टतम हल होना भी जरूरी नहीं है। वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज का है तो मैक्सिमाइज करना चाहिए, अगर मिनिमाइज का है तो सर वो मिनिमाइज करना चाहिए, तब जाके वो क्या बनता है? इष्टतम हल बनता है। ये आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें अपन आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है वो बनता है ग्राफिकल मेथड, वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन छोटा सा दे देता हूँ, लिखिए आप इसमें, क्वेश्चन लिखिए इसमें, मैक्सिमम जेड बराबर, क्वेश्चन लिख लो सभी, 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2 सच दैट, जो हमें कंस्टेंट दे रखे हैं वो लिखेंगे, सच दैट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, और दूसरा जो कंस्टेंट है वो लिखें 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारे पास मान लो एक, और जहाँ पे x1 x2 है वो क्या दे रखा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, का सुसंगत हल है, इस एलपीपी का सुसंगत हल है, यानी फिजिबल सॉल्यूशन पूछा है। और ऑप्शन में है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन लिखें, फर्स्ट ऑप्शन है 1,5, सेकंड ऑप्शन लिख सकते हैं आप, सेकंड लिखें -2,3, और थर्ड ऑप्शन लिखें इसमें 1,3, और फोर्थ ऑप्शन लिखें 4,3। बताएं, फोर्थ ऑप्शन लिखें 4,3, कौन सा सही होगा बताओ जल्दी से। तो इसमें देखो सुसंगत हल पूछा है, तो पहले तो हमें पता है कि सर हल बनना चाहिए वो, तो हल कब बनता है? जब वो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करना चाहिए। तो सभी प्रतिबंध मतलब 2 प्रतिबंध दे रखे हैं, इनको संतुष्ट कराना है, और अगर आप सुसंगत चाह रहे हैं तो सर ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ से 1 5, तो सर 1 और 5 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 1 + 5 है वो 6 होता है, तो 5 है यानी वो 6 है, वो 5 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे डिस्कार्ड हो गया। -2,3, तो सर -2 + 3 यानी 1 है, तो ठीक है लेस होता है,
यहाँ -2 रखेंगे कितना आएगा 4, माइनस का 4 और यहाँ आ जाएगा 3, तो सर ये भी 10 से छोटा होता है। इसका मतलब सर ये इसका हल तो है, लेकिन सर ये हल है लेकिन सुसंगत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये इसमें देखो -2 वैल्यू x1 की, जबकि हमें पता है सुसंगत हल के लिए दोनों आपके जो ऋणोत्तर प्रतिबंध है वो संतुष्ट होना चाहिए, यानी ये दोनों वेरिएबल या तो पॉजिटिव रहे या 0 रहे, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है वो इसका हल तो है, लेकिन सर ये सुसंगत हल नहीं है। अगर आप 1-3 की बात करें तो 1-3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और सर 1-3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका हल है, लेकिन इसमें सर साथ में ऋणोत्तर प्रतिबंध भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब सर ये इसका सुसंगत हल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सुसंगत हल बन जाएगा। और अगर हम 4-3 की बात करें तो सर ये इसका हल ही नहीं है, क्योंकि 4 + 3 है वो 7 आ जाएगा, तो 7 5 से छोटा नहीं होता है, तो ये वैसे डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इसमें ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि हर हल जो है वो सुसंगत होना जरूरी नहीं है, साथ में वो ऋणोत्तर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? तो कल अपन इसमें स्टार्ट करेंगे जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी ग्राफिकल मेथड, जिससे एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो कल अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू ग्राफिकल मेथड। तो थोड़ा बहुत जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, बेसिक चीजें बताई है, इनको आप जाके डिटेल से अपने डेफिनेशन जो हैं इनको दिमाग में फिट करें, ताकि अपन आगे इस एलपीपी को आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कल अपन स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। तो ये सभी देख लेंगे, पढ़ लेंगे सभी इसको, बाकी अपन मिलेंगे कल। इसमें बाकी जो भी अपने जो, अगर मेरे पास कुछ बच्चों के क्यूरीज आई थी कि सर नया बैच, तो बेटा ये जो अपन ने अभी बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो नई बुक है। तो नई बुक स्टार्ट होती है तो आपको पता है जो पहले बुक हो चुकी है वो आपको साथ में बाद में दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे इसमें नया पुराना कुछ नहीं है। आप ये ना समझें कि जो बुक मान लो पहले हो चुकी है वो आपको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। तो ये आप ये मान सकते हैं कि नया बैच है, क्योंकि अब से आगे का जो भी होगा वो आप साथ में पढ़ेंगे, और जो पहले हो गया है, क्योंकि अभी तक बीएससी की बुक्स हुई है, 11-12 अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो बीएससी की इसमें आप देखें ग्रुप थ्योरी मैंने करवा दिया है, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया है, 3D हो गया, वेक्टर हो गया और इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, ये 5 बुक हुई है। ठीक है, अब एलपीपी स्टार्ट हुआ है, तो वो जो बुक्स हो गई हैं वो जिस भी बच्चों को जो आज से ज्वाइन करता है मान लो, तो उसको वो वापस करवा देंगे बाद में, है ना। तो अगर नया बैच भी स्टार्ट होगा तो उसमें भी तो नई बुक स्टार्ट होगी ना। और मैं ये मानता हूँ कि अभी जैसे एलपीपी पढ़ाएंगे तो एलपीपी में पीछे का कुछ भी काम नहीं आएगा। आपने 11-12 में क्या पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे मान लो एनए स्टार्ट करेंगे तो एनए में भी पीछे का कुछ काम नहीं आता है। तो जो बुक्स जिसमें पीछे का कुछ यूज नहीं होगा वो अभी स्टार्ट हो जाएंगी, और बाद में फिर आपका 11-12 है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये टेंशन ना लें कि भाई अपना नया बैच है पुराना बैच है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी क्लासें 2 घंटे की है, वो रेगुलर रहती है इसमें। तो अभी 2 घंटे की एलपीपी की क्लास रहेगी। आज तो मैंने थोड़ा ही पढ़ा है कि बेसिक जो आप डेफिनेशन वगैरह लिखाई हैं जो आप इसमें हैबिट डाल लें खुद की, और कल से अपन इसमें स्टार्ट कर देंगे। साथ में जो मान लो पीछे की सॉल्यूशन है वो भी मैं अपलोड करता जाता हूँ। जैसे भी इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट हुआ है तो उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अभी जो बच्चे जिन्होंने मान लो एमएससी का भी पोर्शन ले रखा है साथ में फर्स्ट ग्रेड में, तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें एमएससी का पोर्शन भी अभी स्टार्ट कर दूंगा। जो अपने पहले तो एक बुक तो ये चलेगी एलपीपी की, और साथ साथ में जो है वो एमएससी का जो पोर्शन है वो मैं अभी रिकॉर्डेड डालूंगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो लाइव या फिर अगर मान लो ऑफलाइन लेना चाहता है तो वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो अभी तो मैं केवल रिकॉर्डेड के लिए डालूंगा। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं कोई ऑफलाइन या फिर लाइव, उनको मैं बाद में कराऊंगा फर्स्ट ग्रेड का जो पीजी वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसलिए आप उस चीज की चिंता ना करें। आप जिस दिन से ज्वाइन होंगे उसके आगे से आपका सिलेबस काउंट होगा। पीछे क्या हो चुका है कि नहीं हो चुका है उससे आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो आपके लिए दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।